नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लिटरेचर की दुनिया के एक बहुत ही इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड मास्टरपीस को डीप डाइव करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, जिसे लिखा है नोबल लिटरेट डेरिक वॉलकॉट ने। अगर आपको लगता है कि पोएट्री सिर्फ नेचर और ब्यूटी के बारे में होती है, तो ये सेशन आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगा। ये पोयम एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और एक इंसान की चीख है जो दो कल्चर्स के बीच फंसा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंटेक्स्ट से। सबसे पहले लेट्स सेट द सीन। ये पोयम पब्लिश हुई थी 1962 में वॉलकॉट की बुक इन अ ग्रीन नाइट के अंदर। लेकिन इसका बैकग्राउंड है 1950s का केनिया। उस वक्त केनिया में एक बहुत ही ब्रूटल सिविल वॉर चल रहा था, जिसे हिस्ट्री में माऊ माऊ अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। ये कन्फ्लिक्ट बेसिकली दो ग्रुप्स के बीच में था। सबसे पहले थे एक तरफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, जो वहां रूल कर रहे थे और जिन्होंने वहां की फर्टाइल जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। और दूसरी तरफ थे किकुयू ट्राइब, जो केनिया के नेटिव लोग थे और अपनी जमीन और आजादी वापस चाहते थे। ये कोई सिंपल गुड वर्सेस एविल की लड़ाई नहीं थी, ये बहुत ही मैसी थी। ब्रिटिश सोल्जर्स मॉडर्न वेपन्स और स्ट्रिक्ट लॉज यूज कर रहे थे रिबेलियन को कुचलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ माऊ माऊ फाइटर्स गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज कर रहे थे और समटाइम्स उनके मेथड्स बहुत ही वायलेंट होते थे। वो ना सिर्फ सोल्जर्स को मारते थे बल्कि सिविलियंस और अपने ही ट्राइब के लोगों को भी टारगेट करते थे, जो ब्रिटिश के लिए लॉयल थे। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे पोएट डेरिक वॉलकॉट का रोल। वॉलकॉट खुद अफ्रीका में नहीं थे, वो सेंट ल्यूसिया में थे, जो कैरेबियन में एक छोटा सा आइलैंड है। इसलिए पोयम का टाइटल है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, यानी वो अफ्रीका से दूर है लेकिन वहां का दर्द वो फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉलकॉट का बैकग्राउंड एक हाइब्रिड बैकग्राउंड है। उनके ग्रैंडफादर्स व्हाइट यूरोपियन थे और उनकी ग्रैंड मदर ब्लैक अफ्रीकन थी। सोच के देखिए, उनकी वेन्स में ऑपरेसर्स जो कि ब्रिटिश है और ऑपरेस्ड जो कि अफ्रीकन लोग हैं, दोनों का खून दौड़ रहा है। जब वो न्यूज में पढ़ते हैं कि माओ माओ फाइटर्स ने किसी व्हाइट फैमिली को मार दिया, तो उन्हें लगता है कि उनके फादर्स की लीनेज पर हमला हुआ है। लेकिन जब वो पढ़ते हैं कि ब्रिटिश सोल्जर्स ने अफ्रीकन को टॉर्चर किया, तो उन्हें लगता है कि उनकी मदर की लीनेज सफर कर रही है। वो किस साइड है? अगर वो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते हैं तो वो अफ्रीका को धोखा देंगे। अगर वो माओ माओ वायलेंस को सपोर्ट करते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर को धोखा देंगे, जिससे वो प्यार करते हैं एज अ राइटर। इसी मेंटल स्प्लिट को ये पोयम दिखाती है। ये पोयम एक डिबेट है जो वॉलकॉट अपने आप से कर रहे हैं, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कंटेक्स्ट को। अब देखते हैं हमारे पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। हर एक लाइन को हम डायसेक्ट करेंगे, क्योंकि वॉलकॉट की लैंग्वेज बहुत ही डेंस है। हर वर्ड का अपना ही एक वजन होता है। A wind is ruffling the tawny pelt of Africa, Kikuyu, quick as flies, batten upon the blood streams of the belt। यहाँ वॉलकॉट पोयम की शुरुआत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफर से करते हैं। वो अफ्रीका को एक कंट्री या कॉन्टिनेंट की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े जानवर बीस्ट की तरह दिखा रहे हैं। टॉनी पेल्ट का मतलब है शेर या लायन या किसी वाइल्ड एनिमल की येलो ब्राउन खाल। विंड इज रुफलिंग मतलब हवा उस जानवर के बालों को उड़ा रही है। ये दिखा रहा है कि अफ्रीका अभी भी वाइल्ड है, डेंजरस है। लेकिन अगले ही पल वो किकुयू ट्राइब, जो माऊ माऊ फाइटर्स थे, उन्हें क्विक एज फ्लाइज बोलते हैं। नोटिस करिए, उन्होंने फाइटर्स को इंसान नहीं, मक्खियां बोला है। फ्लाइज कहाँ होती है? जहां गंदगी होती है या जहां पर खून होता है। बैटन का मतलब है पेट भरना। वो कह रहे हैं कि ये फाइटर्स अपने ही देश की जमीन, वेल्ड यानी ग्रासलैंड के ब्लड स्ट्रीम से खून पी रहे हैं। वॉलकॉट यहाँ दिखा रहे हैं कि वायलेंस कैसे अपने ही देश को अंदर से खा रहा है। Corpses are scattered through a paradise. Only the warm kernel of carrion cries, waste no compassion on these separate dead। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कंट्रास्ट है। अफ्रीका को वो पैराडाइज बोलते हैं, एक खूबसूरत जगह, लेकिन वहां कॉप्सेस यानी लाशें बिखरी हुई हैं। अब यहाँ एक नया कैरेक्टर आता है, द वॉर्म यानी कि कीड़ा। वॉलकॉट उसे कर्नल ऑफ कैरन बोलते हैं। कैरन मतलब सड़ा हुआ मांस। आर्मी में कर्नल ऑर्डर्स देता है, लेकिन यहाँ डेथ का कर्नल वॉर्म है। वॉर्म चिल्लाकर कहता है, वेस्ट नो कंपेशन ऑन दी सेपरेट डेड। इसका मतलब है कि मरने के बाद चाहे वो ब्रिटिश हो या अफ्रीकन, कीड़े के लिए दोनों सिर्फ खाना होते हैं। यानी कि डेथ रेस नहीं देखती। पॉलिटिकल रीजंस जिनके लिए लोग लड़ रहे हैं, वो मरने के बाद मीनिंगलेस हो जाते हैं, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज द साइलेंस ऑफ colonial पॉलिसी।
What is that to the white child hacked in bed to savages expendable as Jews? ये लाइन बहुत ही इंटेंस है। वॉलकॉट कहते हैं कि दूर बैठे स्कॉलर्स और पॉलिटिशियंस स्टैटिस्टिक्स का यूज करके इस वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो पॉलिसी है, लेकिन वॉलकॉट पूछते हैं क्या वो स्टैटिस्टिक्स उस वाइट चाइल्ड के लिए मैटर करते हैं जो उसके बेड में काट दिया गया। ये रेफरेंस है रियल इंसिडेंट का, जहां माऊ माऊ फाइटर्स ने ब्रिटिश फैमिलीज और बच्चों को भी मारा था। यार देखो, फैमिली तो किसी की भी हो, उस पर हमला करना गलत है। एक सोल्जर पर हमला करे तो वो चलता है। और फिर वो एक शॉकिंग कंपैरिजन करते हैं टू सैवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूज। यहाँ सैवेजेस ब्रिटिश लोग किकुयू को बोलते हैं। वॉलकॉट पूछ रहे हैं कि क्या ब्रिटिशर्स के लिए अफ्रीकन की जान उतनी ही बेकार है जितनी की नाजीज के लिए ज्यूज की जान थी। ये लाइन ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पर एक तमाचे की तरह है। ब्रिटिश ने हिटलर को हराया था क्योंकि वो ज्यूस को मार रहे थे, लेकिन अब वो खुद केन्या में वही कर रहे हैं। थ्रेश्ड आउट बाय बीटर्स, द लॉन्ग रशेस ब्रेक इन अ white dust of ibises whose cries have wheeled since civilization dawn from the parched river on beasting teeming plain। अब सीन शिफ्ट होता है हॉन्टिंग की तरफ। बीटर्स वो लोग होते हैं जो झाड़ों को पीटते हैं ताकि जानवर भाग सके। यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स माओ माओ को छुपने की जगह से निकाल रहे हैं। जब वो झाड़ों को तोड़ते हैं तो वहां से सफेद बर्ड्स यानी इबिसीज उड़ते हैं। वॉलकॉट कहते हैं कि इन बर्ड्स ने सिविलाइजेशंस डॉन यानी सभ्यता की शुरुआत से इंसान की हिस्ट्री देखी है। नेचर वही है, पुरानी और एंशिएंट, बस इंसान बदल गए हैं और वायलेंट हो गए हैं। The violence of beast on beast is read as natural law, but upright man seeks his divinity by inflicting pain। ये पोयम का सबसे फिलोसफिकल पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। वॉलकॉट कहते हैं जब जानवर जानवर को मारता है तो हम उसे नेचर्स लॉ कहते हैं। शेर हिरन को मारता है तो खाने के लिए मारता है, नफरत के लिए नहीं। लेकिन अपराइट मैन, इंसान जो दो पैरों पर चलता है और खुद को सिविलाइज्ड मानता है, वो वायलेंस क्यों करता है? वो डिवाइनिटी गॉड के नाम पे वायलेंस करता है। इंसान दूसरों को पेन देकर खुद को पावरफुल फील कराना चाहता है। ये लाइन प्रूव करती है कि इंसान जानवर से भी गया गुजरा है। Delirious as these worried beast his wars dance to the titan carcass of a drum while he calls courage still that native dread of the white peace contracted by the dead। इंसान delirious हो गया है यानी कि पागल हो गया है। जंग यानी कि वॉर एक डांस बन गई है। कार्कस ऑफ अ ड्रम पर होती है, जो कि ये ड्रम जानवर की खाल से बनता है कार्कस। तो म्यूजिक भी मौत से ही निकल रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ कहने की कोशिश की गई है। लोग इसे करेज यानी बहादुरी कहते हैं, लेकिन असल में ये ड्रेड है यानी कि एक डर है। और सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेज है वाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेड। यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड के दो मतलब हो सकते हैं। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, पीस तभी मिलेगी जब सब मर जाएंगे, या फिर एक बीमारी जैसे वायरस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पीस एक बीमारी है जो लाशों से फैलती है। अगेन ब्रूटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड अपॉन द नैपकिन ऑफ अ डर्टी कॉज अगेन अ वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन एज विद स्पेन द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन। वॉलकॉट कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ब्रूटिश नेसेसिटी यानी जरूरत के नाम पर हिंसा अपने गंदे हाथ डर्टी कॉज के नैपकिन पर पूछ रही है। मतलब पॉलिटिशियंस कहते हैं जंग जरूरी है, और यही वो नैपकिन है जिससे वो खून साफ करते हैं। उन्होंने स्पेन का रेफरेंस दिया है, स्पेनिश सिविल वॉर, जहां बहुत राइटर्स ने उम्मीद लगाई थी, लेकिन वहां भी सिर्फ मौत मिली। और फाइनली वो इस लड़ाई को एक मजाक बना देते हैं, द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन। गोरिल्ला का मतलब है ब्लैक अफ्रीकन, जैसा रेसिस्ट उन्हें बोलते थे। सुपरमैन का मतलब है व्हाइट ब्रिटिश, जो खुद को सुपीरियर समझते थे। यहाँ पर पोएट इसको कोई हीरोइक वॉर नहीं, बल्कि दो मॉन्स्टर्स की कुश्ती के रूप में बता रहे हैं। I who am poisoned with the blood of both, where shall I turn divided to the vein? I who have cursed the drunken officer of British rule, how choose? अब हम आते हैं पोएट के डिलेमा पर। ये लाइन सबसे ज्यादा पर्सनल और इंपॉर्टेंट है इस पोएम के अंदर। वॉलकॉट कहते हैं आई हु एम पॉइजनड विद द ब्लड ऑफ बोथ। उनके अंदर अफ्रीका और ब्रिटेन दोनों का खून दौड़ रहा है, लेकिन वो इसे गिफ्ट नहीं, पॉइजन यानी कि जहर बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों खून के अंदर लद रहे हैं। वो डिवाइडेड टू द वेन है, मतलब नस नस में बटे हुए हैं। वो ब्रिटिश रूल को हेट करते हैं। उसे ड्रंकन ऑफिसर बोलते हैं, यानी कि एक शराबी ऑफिसर जो पावर में अंधा हो चुका है। बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव, बिट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव।
हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि द इंग्लिश टंग आई लव, वो ब्रिटिश रूल से तो नफरत करते हैं लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार करते हैं। इंग्लिश उनकी पोएट्री की भाषा है। अगर वो अफ्रीका को चूज करते हैं तो उन्हें इंग्लिश छोड़नी पड़ेगी। अगर वो इंग्लिश चूज करते हैं तो वो अपने अफ्रीकन एंसेस्टर्स को धोखा देंगे। वो पूछते हैं बिट्रे देम बोथ, क्या मैं दोनों को धोखा दे दूं? आखिरी लाइन में वो एक ओपन एंडेड सवाल छोड़ते हैं, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, मतलब अगर मैं अफ्रीका से मुंह मोड़ लूं तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? जवाब है शायद नहीं। उनकी आइडेंटिटी अफ्रीका से जुड़ी है लेकिन वो उस वायलेंस को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी पोयम की डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पोयम अब कंटेक्स्ट के साथ तो समझ आ गई होगी, पर लेकिन अभी हमको अपने आंसर्स को भी तो बल्क ऑफ कंटेंट बनाना है। तो अब हम देखते हैं इसके थीम्स एंड एनालिसिस को। सबसे पहला इसमें मेजर थीम है स्प्लिट आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडिटी का। इस पोयम की सबसे बड़ी थीम है स्प्लिट आइडेंटिटी। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में इसे हम हाइब्रिडिटी भी कहते हैं। वॉलकॉट कहते हैं, आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ। यहाँ गौर करिए, वो अपने खून को पॉइजन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उन्हें चूज करने पर मजबूर कर रही है। एक तरफ उनका अफ्रीकन हेरिटेज है, उनकी स्किन, उनके एंसेस्टर्स, और दूसरी तरफ उनका यूरोपियन एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज है। ये थीम आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी नेटिव भाषा और इंग्लिश कल्चर के बीच फंसे हुए हैं? आप भी देख लो, आप इंडिया में रहकर अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर इंग्लिश पढ़ रहे हो। वॉलकॉट का दर्द वही है। वो ना पूरी तरीके से अफ्रीकन फील कर पा रहे हैं, ना पूरी तरीके से ब्रिटिश। वो एक थर्ड स्पेस में है जहां सिर्फ कंफ्यूजन होता है। दूसरा इसमें मेजर थीम है ह्यूमन वर्सेस एनिमल नेचर का। पूरी पोयम में वॉलकॉट कंपेयर करते हैं कौन ज्यादा सैवेज है, यानी कि कौन ज्यादा जंगली है, शेर या फिर इंसान। वो कहते हैं जानवरों का वायलेंस नेचर्स लॉ है। शेर भूख के लिए हिरन को मारता है लेकिन इंसान इंसान स्टैटिस्टिक्स और स्कॉलरशिप का यूज करके वायलेंस को जस्टिफाई करता है। इंसान डिविनिटी यानी भगवान के नाम पर दूसरों को दर्द देता है। थीम ये है कि सिविलाइजेशन एक ढकोसला है, यानी कि एक लाई है। ब्रिटिश खुद को सिविलाइज्ड बोलते हैं लेकिन उनके एक्शन टॉर्चर, मास किलिंग किसी भी जानवर से बदतर है। लैंग्वेज वर्सेस लीनेज का तीसरा थीम है। ये थीम राइटर्स के लिए बहुत ही स्पेशल है। वॉलकॉट लिखते हैं, द इंग्लिश टंग आई लव। अब इस डिलेमा को ध्यान से देखिए। सोचिए जिस एम्पायर ने आपके लोगों को गुलाम बनाया, आपको उन्हीं की भाषा पसंद आ रही है। इंग्लिश वॉलकॉट का टूल है, उनका आर्ट है। शेक्सपियर, मिल्टन, ये उनके हीरोज हैं। लेकिन यही भाषा ऑफिसर की भाषा है जो ऑर्डर देता है और गोली चलाता है। ये थीम दिखाता है कल्चरल एंट्रैपमेंट को। वो अपनी माँ अफ्रीका के दर्द को अपने फादर ब्रिटेन की भाषा में लिखने पर मजबूर है। अब हम क्रिटिक्स बनते हैं और इसको क्रिटिकली भी एनालाइज करने की क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको एग्जाम में टॉप मार्क्स चाहिए तो आपको बस स्टोरी नहीं, उसका स्ट्रक्चर और हिडन मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं द मीनिंग ऑफ द टाइटल। टाइटल है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इसके दो मतलब हो सकते हैं। सबसे पहला लिटरल मीनिंग, वॉलकॉट फिजिकल तौर पर अफ्रीका से दूर है, वो सेंट ल्यूसिया में है। वो सिर्फ न्यूज सुन रहे हैं, वहां मौजूद नहीं है। दूसरा है इडियोमैटिक मीनिंग, हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज अ फार क्राई फ्रॉम, जिसका मतलब है बहुत अलग होना। वॉलकॉट कहना चाहते हैं कि आज का अफ्रीका उस पैराडाइज से बहुत अलग है जो कभी हुआ करता था। अब वहां सिर्फ लाशें बची हैं। लाइन नंबर 25 में वॉलकॉट लिखते हैं, द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन। इसका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गोरिल्ला ये एक रेसिस्ट टर्म है जो अफ्रीकन के लिए यूज किया जाता था। वॉलकॉट इसे यूज करके दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश उन्हें कैसे देखते हैं, बेदिमाग जानवर की तरह। और सुपरमैन, ये एल्यूजन है फिलोसफर निट्सी का कॉन्सेप्ट ह्यूबरमेंश का, या फिर एक कॉमिक बुक का हीरो आप इसे समझ सकते हो। क्रिटिकली देखा जाए तो वॉलकॉट यहाँ वॉर को एक कार्टून या कॉमिक स्ट्रिप बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई चाइल्डिश और ब्रूट फोर्स वाली है। कोई हीरो नहीं है यहाँ पर, बस दो अलग किस्म के मॉन्स्टर हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर और राइम स्कीम को भी देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पोयम का फ्लो कभी-कभी तो स्मूथ लगता है पर लेकिन कभी टूटा हुआ लगता है। वॉलकॉट ने जानबूझकर इर्रेगुलर राइम स्कीम यूज की है। शुरू में लगता है कि राइम ये पोयम करेगी, फिर राइम टूट जाती है। क्यों? ये उनके दिमाग के कियोस्क को दिखाता है। अगर राइम परफेक्ट होती तो इसका मतलब होता कि उन्हें सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन क्योंकि उनका माइंड डिवाइडेड है, उनकी पोयम का स्ट्रक्चर भी डिवाइडेड और अनस्टेबल है। इस टेक्निक को हम फॉर्म मिरर कंटेंट कहते हैं।
पोयम खत्म होती है सवालों पर, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव। वॉलकॉट कोई जवाब नहीं देते, क्रिटिक्स मानते हैं कि ये एम्बिगिटी ही इस पोयम की ताकत है। वॉलकॉट झूठा सॉल्यूशन नहीं देना चाहते, वो बस उस दर्द को डॉक्यूमेंट करके छोड़ देते हैं। ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है कि पोस्ट कॉलोनियल दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट डीप डाइव अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका का। हमने कंटेक्स्ट देखा, लाइन बाय लाइन एनालिसिस देखा और फाइनली थीम्स और क्रिटिकल एंगल्स को समझा। ये पोयम हमें सिखाती है कि कभी-कभी लाइफ में कोई राइट साइड नहीं होती, बस चॉइसेस होती हैं और उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।